एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या लास्ट टाइम उन्हें छोड़ा कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताता है। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है। तो देखो, रिएक्शन को कहीं जहाँ पर पहुँचनी है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट्स पे कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो केसी क्या होगा हमारे पास, केसी हमारे पास होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगी। तो देखते हैं, देखो अगर आपकी केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट है ना, जो आपका प्रोडक्ट है वो अभी बहुत ही ज़्यादा कम है किसके, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो यानी कि अभी रिएक्शन बस शुरू ही हुई है, बात ये है। केस 2 में क्या होगा, अगर आपका जो केसी जो है वो 10⁻³ के ज़्यादा आ रहा है, 10⁻³ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ -3 और ये 3, ये याद रखना। 10⁻³ से ज़्यादा है अगर आपकी केसी की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि रिएक्शन हमेशा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी केसी की वैल्यू अप्रॉक्स 1 के करीब आ रहा है, या केसी की वैल्यू जो है वो 10⁻³ से 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, अभी नियर टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने वाला है। जैसे ये एक रिएक्शन दिया हमारे पास H2 + I2 2HI है, तो यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H2 पहले ही दे दिया है 0.01, कंसंट्रेशन ऑफ I2 0.01 और कंसंट्रेशन ऑफ HI जो है वो मुझे 10 दिया हुआ है। अब मुझे इसमें रिएक्शन का एक्सटेंट की रिएक्शन कितनी पहुँच गई है वो क्या बताना है। तो KC होगा क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ raised to the power 2 H2 और I2, तो 10⁻², 100, 0.01 और 1, 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10⁻6 आ रही है, यानी कि रिएक्शन जो है लगभग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 10⁻³ से वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इसलिए प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभी तो हमने ये कहा कि रिएक्शन कितनी हो गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की। तो केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो हमें पता है इक्विलिब्रियम में जब होगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक केसी होगा इक्विलिब्रियम में, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिएक्टेंट कोएफिशिएंट, जब रिएक्शन जो हो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी आपकी, आप तभी तो निकालोगे कि कौन सी डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम में होगी रिएक्शन। तो आप खुद बताओ, अपने आप ही आपकी फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है रिएक्शन, तो उसमें तो हमें पता है कि जितनी फॉरवर्ड जा रही है उतनी बैकवर्ड जा रही है, यानी दोनों तरफ की प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं जो कि हमें बताएगा कि डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में है। जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना होगा तो कोई भी वो जो हमारी रिएक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगी, या तो वो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में जा रही होगी या फिर वो प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स में आ रही होगी, यही दो होगा। तो जब हम ऐसी कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो हो गया, अगर हम ऐसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाया जाता है। सेम वही काम है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। अब केस क्या होगा कि जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो रिएक्शन क्वोशिएंट से छोटा आ रहा है, मान लो रिएक्शन क्वोशिएंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आ रहा है, एक बार आप एट इक्विलिब्रियम पे निकाल के देख लोगे, आपको पता होगी, वो पता होनी ज़रूरी है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर आपका रिएक्शन कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपका जो रिएक्शन कांस्टेंट है वो ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन है ये मूव कर रही है बैकवर्ड में, अगर आपका QC ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैंने बोला ना जिधर की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन उधर की तरफ रिएक्शन जाएगी। प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा हैं कंसंट्रेशन में तो फिर वो वापस से रिएक्टेंट में बदलेंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है आपकी। ये याद रखना आपको बस कि QC जो होगा ये आपका प्रोडक्ट साइड होती है, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट की साइड होता है, वहीं पर KC आपकी रिएक्टेंट की साइड होती है।
अब आपको पता है कि अगर आपका QC ज़्यादा है KC से, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया किससे, आपका रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो गया तो डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड में प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट काम करेंगे और रिएक्टेंट एज ए प्रोडक्ट काम करेंगे। अगर आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है रिएक्शन कांस्टेंट से, यानी कि रिएक्शन कांस्टेंट कम है, आपका कोशेंट कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जो आपका रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होता है प्रोडक्ट से। इसका मतलब कि वो जो है फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी। हाँ देख लेना, ये साइन इस तरीके से होगा। और अगर आपका दोनों ही बराबर है तो रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, जब आपका KC और QC बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो 2A जो है वो B और C में बनना है और ये B + C वापस से 2A में बनना है। इसका हमें KC पहले ही दे देंगे या फिर रिएक्शन क्वेश्चन पहले ही दे देंगे। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, कुछ भी हो सकता है। KC आपको पहले ही दे दिया, ABC की आपको एक मोलर कंसनट्रेशन दे दी, तो QC क्या होगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स क्या होगा, BC अपॉन, क्योंकि 2A है तो A का स्क्वायर, यानी 3 × 10, 3 × 10 की पावर 4 × 3 × 10 की पावर 4। अब स्क्वायर है यानी कि 3 × 10 की पावर 4 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये दो आपस में कट जाएंगे तो QC आपका 1 आ जाएगा। अब आपको KC कितना दिया है, 2 × 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 आप खुद बताओ कि कम है या ज़्यादा है, 1 से कम है, यानी कि KC जो है आपका वो क्या है, कम है QC से। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया QC आपका क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट को शो करेगा, वहीं पर KC आपका रिएक्टेंट को शो करेगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से तो क्या होगा, बैकवर्ड चलेगी ना रिएक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, किसी भी अब हम देखेंगे कि आखिरकार इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रहे हैं, मगर अगर आपको कभी खुद को कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे, वो हम अब देखेंगे इसमें। तो देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है A, वो B और C दो प्रोडक्ट में बनना है। इनिशियली अगर हम देखें टाइम 0 पर, जब टाइम एकदम 0 हो, रिएक्शन स्टार्ट बिल्कुल हुई है, मतलब अभी हुई नहीं है, तो क्या A की रिएक्शन, A की कंसंट्रेशन तो C ही रहेगी। मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A C है, इनकी दोनों की 0 रहेगी, अभी ये रिएक्ट होना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि टाइम 0 होगा। फाइनल में जाके क्या होगा, कुछ X कंसंट्रेशन इससे कम होगी और इनमें जाएगी, तो X कंसंट्रेशन इसकी बनेगी, कुछ X कंसंट्रेशन इसके बनेगी, इसमें वो उतनी कंसंट्रेशन X कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, फाइनल में ये होगा। तो अब आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो B कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A। अभी कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास है नहीं, तो ये B और C तो दोनों की XX कंसंट्रेशन है, ये फाइनल वाली लेंगे, इनिशियल वाली नहीं लेंगे। तो यहाँ x² आ जाएगा और C माइनस एक्स हमारा हो जाएगा। तो KC x², तो आपका KC x² अपॉन में x - C के बराबर हो जाएगा। तो अगर x - C बोला हूँ, C - x होगा, वो बहुत सॉरी गलती से हो गया, C - x, तो ये आपका x² अपॉन C - x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे x की वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा, देखो आपके KC जो है वो x² C x के बराबर है, C - x के बराबर है, तो x² इसके बराबर हो जाएगा KC। हालांकि ये आपके आएगा नहीं, मगर फिर भी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये एकदम क्वाड्रेटिक फार्मूला सही हो गया आपका, -b + √b² - 4ac अपॉन 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो x के रूट्स ऐसे ही निकलेंगे ना। तो यहाँ पे b आपका क्या बनना है, KC बनना है, इसलिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास PCl5, ये PCl3 + Cl2 में बन रहा है। तो हमारा मान लेते हैं हमारे पास ये PCl5 है, इनिशियली हम कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि जो हमें यहाँ पे KC की वैल्यू 1.8 आपको दी हुई है, तो KC क्या होता है आपके पास,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। प्रोडक्ट आपके पास PCl3 अपॉन Cl2 ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, और PCl5। अब आपको 1.8 ये दिया हुआ है, और मान लेते हैं लेट सपोज़ कि इसकी जो आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको 3 दी हुई होगी, तब यहाँ पे 3 - x लिखा हुआ है। मान लो यहाँ 3 दी हुई है आपको, तो इनिशियली ये 0 हो गई आपकी। लेट सपोज़ कि कुछ टाइम t बाद जब ये इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे इसकी x कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ 3 - x हो जाएगी इसकी। तो यहाँ हम करेंगे 3 - x, ये हमारी कंसंट्रेशन हो गई x² अपॉन 3 - x। x² किसके बराबर होगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 - x। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5.4 माइनस 1.8x। ये 1.8 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, देन फिर ये x से मल्टीप्लाई हुआ, ये x² के बराबर हो गया। देन आपको पता है x² प्लस 1.8x माइनस 5.4 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करके Kc की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो, रूट्स आएंगे आपके पास। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3.18 डिवाइड बाई 2 1.59 आएगी। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, whenever there is a change in either concentration of reaction or product, temperature or pressure, equilibrium shift to the direction where it tends to undo the change। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी अगर आपके पास चेंज हो रहा होगा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा होगा, या तो कंसंट्रेशन हो रही हो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा हो, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ गया हो, या प्रेशर में चेंज आ गया हो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा जहाँ पे वो चेंज को अंडू कर सके, मतलब चेंज को जो है नेग्लिजिबल हो जाए चेंज आपका। अब इस पर 3-4 इफ़ेक्ट्स होंगे, या तो कंसंट्रेशन से या टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट आएगा वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या कर कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या आएगा, देख लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं वो आपस में हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करा हुआ है। अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि रिएक्टेंट अब ज़्यादा हो गया आपका, तो जल्दी विगरस होगी रिएक्शन, तो प्रोडक्ट भी आएगा जब तक वो उस सर्टेन अमाउंट तक नहीं पहुंचेगा, फिर बाद में दो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में। तो याद रखना कि जब भी हम रिएक्टेंट में बोर्ड जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट की साइड से विगरस रिएक्शन होगी, यानी फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वाइस वर्सा। अब चेंज इन टेम्परेचर के केस में देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज कर दिया, मान लो रिएक्टेंट में को हमने गर्म कर दिया, तो यहाँ पे डेल्टा H यानी कि आपकी जो रिएक्शन है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, तभी तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी आपकी डेल्टा H। जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी कंज्यूम द हीट दैट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर हमने टेम्परेचर को घटाया तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा आपका टेम्परेचर। यहाँ पे वही लिखा है ना, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में करेगा जहाँ पे वो क्या करेगा, आपकी हीट को कंज्यूम कर सके। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, और जब भी आप टेम्परेचर को घटाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब मान लो कि कोई भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, मान लो हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ, तो व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको ये समझ में नहीं आई होगी चीज़। तो देखो मैं क्या करता हूँ यार, रिएक्टेंट जो होगा जब मैं इसमें हीट सप्लाई करूँगा तो उधर साइड प्रोडक्ट पे भी तो आनी चाहिए उतनी एनर्जी। प्रोडक्ट में उतनी एनर्जी लाने के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ रिएक्टेंट है तो यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है प्रोडक्ट के साथ, तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम उस साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू कंज्यूम द हीट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस लिए, हीट को कंज्यूम करने के लिए। द हीट दैट इज़ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अब चूँकि हीट यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स में आ गया तो कंज्यूम उसको करने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में जाने सॉरी मतलब रिएक्टेंट के पास जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। तो इस केस में जो आपका टेम्परेचर होगा वो जब बढ़ेगा तो बैकवर्ड में जाएगा और यहाँ पे फॉरवर्ड में। थोड़ी सी चीज़ वो है कंज्यूम, जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा, देखना ध्यान समझना है, तो देखो समझना इसको। जब भी आपका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये याद रखना कि जहाँ पे भी आप जब भी टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा कि वो हीट को कंज्यूम कर सके, तभी तो इस्टेब्लिश होगा, तभी तो वो कूल डाउन करेगा अपने आप को। अब मान लो कि इसमें मैं हीट एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लेता हूँ मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी कि एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, हीट आनी चाहिए अंदर से, यही तो होगा। आपने हीट सप्लाई करी किसी भी उसको तो वो हीट को एब्जॉर्ब भी तो करेगा। अब रिएक्टेंट जब वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है तो इक्विलिब्रियम को क्या होना पड़ेगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि हीट कंज्यूम हो, तो वो वापस से रिएक्टेंट के पास तो जाएगा नहीं, जाएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास। तो इसलिए टेम्परेचर जब भी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में और वरना बैकवर्ड में जाएगा इक्विलिब्रियम। ऐसे ही सेम इसमें अप्लाई कर देना आप। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर की, आखिरकार अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो क्या होगा। आइडल गैस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, पी वी एन आर टी के बराबर है। तो अब यहाँ देखो हम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के बराबर नहीं ले सकते नंबर ऑफ मोल्स के, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होंगी। अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलेंगे ना, ये कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, गैसियस मोल्स के, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जैसा एग्जांपल है हमारे पास 2A + C, ये 2C के बराबर है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर जहाँ ज़्यादा मोल्स है ना तो जहाँ कम मोल्स हैं वहाँ की तरफ जाएगा, सॉरी गलती हो गई, ज़्यादा मोल्स की तरफ नहीं जाएगा, कम मोल्स की तरफ ये जाएगा प्रेशर चेंज करने पे। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का, सिर्फ ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को। नोबल गैस ऐड करोगे तो नोबल गैस या तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहने पर ऐड करना पड़ेगा या कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करना है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है नोबल गैस का, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट रहेगी, तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे नोबल गैस को ऐड करा तो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ होगी रिएक्शन में, तो जो रिएक्शन है वो मिक्सचर हो जाएगा और मेंटेन करना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर को उसको, तो इंक्रीज़ होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना पड़ेगा। अगर इंक्रीज़ इन वॉल्यूम या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ अगर आपका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के में, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगी जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप नोबल गैस को करोगे। तो 2SO2 मतलब प्रेशर वाला ही केस होगा एक तरीके से। सल्फ़र डाइऑक्साइड को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया। अब नंबर ऑफ मोल्स किधर ज़्यादा हैं, 2 + 1 3 और यहाँ 2, तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पे ज़्यादा, यहाँ तो देखो कम था प्रेशर के चेंज करने पे, मगर जब हम नोबल गैस में करेंगे तो जहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहाँ पे जाएगा। तो नोबल गैस जब हम ऐड करेंगे
तो मोर विल बी द कांस्टेंट एंड रिएक्शन साइड, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 3 है, 3 ज़्यादा हुआ ना, तो रिएक्टेंट की साइड को रिएक्शन को होना पड़ेगा। और ऐसी कौन सी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के साइड होती है? बैकवर्ड साइड। अब ये सेम उसी तरीके से आपको बताना है कि कहाँ पे कम होगा या ज़्यादा होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ख़त्म कर लिया है, अब हम आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में पानी में मिलाने पर। टाइप्स क्या होंगे? जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जैसे HCl, H2, SO4, HNO3, NaOH, KOH, NaCl, K2SO4। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? जहाँ पे आपका जो हो आयंस कम पार्शियली हो पाए, मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाए। जैसे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, आपके CH3COH, NH4OH, HCOOH, कार्बोनिक एसिड। ये कब बनता है? जब CO2 को पानी में मिलाते हैं। एक्चुअली में इसको इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं? होता क्या है? ये वो फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का जो कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कि डिसोसिएट हो जाता है पानी में। अल्फ़ा क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए अपॉन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कंपाउंड में थे। मतलब जो कंसंट्रेशन थी, जितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने डाले थे उसमें डिज़ोल्व हुए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व जो हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिसोसिएट, वो अल्फ़ा इंटू सी, मतलब टोटल कंसंट्रेशन C अल्फ़ा के बराबर हो जाएंगे। अब हम डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट से नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे।